चलो ठीक है, कल 10 क्वेश्चन देखे थे, थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन देखे थे, उम्मीद है याद करके आए होगे। याद करना पड़ेगा आपको। आज स्टार्ट करते हैं, आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, 14-15 कम से कम। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से सबसे नेम द मेमोरी ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे बड़ी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। बोला बड़ी इकाई कौन सा बताओ। ब्रोंटोबाइट। चलो ठीक है, लाइन से देख लेते हैं। मेमोरी से तो भली भांति परिचित हो गए, चाहे आप मोबाइल खरीदते होंगे, सबके पास मोबाइल होगा, उसमें रैम रोम रहता ही है ना। 218 GB, 256 GB, 128 GB ऐसे रहता ही है। वैसे देखो, मेमोरी की अलग अलग कैपेसिटी है। सबसे शुरुआती कैपेसिटी अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं बिट। इसको लाइन से लिखते चलना, बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, उसमें केवल और केवल 0 और 1 आते हैं। ठीक है, ये एक बिट सबसे शुरुआती इकाई। ऐसे टोटल 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं, एक बाइट। फिर यहां से चालू होता है 1024 का फिगर, 1024 का फिगर। ठीक है, 1024 का फिगर। तो 1024 बाइट बराबर एक केबी होता है। केबी मतलब किलोबाइट। फिर ये क्रम आगे बढ़ता चले जाएगा, 1024 केबी बराबर एक एमबी, मेगाबाइट। और इसी को आगे बढ़ाते चलना, एक एमबी, एक जीबी, फिर एक टीबी। एमबी के बाद जीबी आता है। ये जीबी से याद रखना, इस जीबी का फुल फॉर्म है गीगाबाइट। आगे एक और सबसे हाईएस्ट यूनिट देखने को मिलेगा, वो भी जी है, उसका नाम है गीओबाइट, GEOP। तो गीगाबाइट ये है टेराबाइट, जीबी, टीबी। अब यहां तक तो सब जानते हैं, यूज किए हुए होते हैं, तो सबको आइडिया होता है। जीबी तक नॉर्मली सब यूज करते हैं। हम लोग को अपना वीडियो सेव रखना पड़ता है, तो टीबी हार्ड डिस्क टीबी में लाना पड़ता है, 1 TB 2 TB। ठीक है, उसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है। देखो 1024 GB हमको स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ तक तो सब लगभग जानते ही हैं। इसके आगे की इकाई आपको जाननी होगी, और ये याद रखना, क्योंकि कभी कभार क्रमानुसार जमाने के लिए आपको देता है। तो इसके आगे ऐसी कोड याद रख लेना, पेज, और पेज की स्पेलिंग PEZ। अब मान के चलो कोई डेली कॉपी लेके नहीं आ रहा है, आपसे पेज फाड़ फाड़ के मांग रहा है, तो आप उसको बोलोगे ऐसी पेज मंगा, PEZ पेज, भग गंदे लड़के, ऐसा बीजी। पी से याद रखना पेटाबाइट, मतलब यहां से टीबी के बाद पीबी चालू जाएगा, पीबी। हाँ ओके, बीच में वाई डाल देना। ठीक है, पेज मांगे, आप पूछे वाई क्यों चाहिए ऐसा, पेटाबाइट। फिर ईबी से याद रखना एक्साबाइट, ठीक, PEZ। जेड से रखना जेट्टाबाइट, जेट्टा। फिर है पेज, YB, योट्टा, चोट्टा का भाई, योट्टा। ठीक है, YB योट्टा बाइट। फिर बी से रखना BB, ब्रोंटो बाइट, जिसका जिक्र यहाँ पे है, ब्रोंटो बाइट। और लास्ट कौन सा बच गया, GB, ये है गियोप बाइट। कौन सा, गियोप बाइट। अगर एग्जाम में आपका GB दे और बताए नहीं, तो आपको उसको गीगाबाइट मान के चलना है, क्योंकि वो नॉर्मली हम लोग के लिए यूज नहीं आता गीगा, उतना स्पेस का क्या करोगे। ठीक है, अब इतने से मैं बताओ भैया क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्न में से सबसे बड़ी इकाई की मेमोरी का नाम क्या है, बताओ। अब देखो एक्साबाइट, तो एक्साबाइट तो यहाँ पे आ जा रहा है, जेट्टाबाइट यहाँ, योट्टा ये, उसके बाद कौन सा है, ब्रोंटो। गियोप नहीं है, नहीं तो गियोप लेते। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ब्रोंटो बाइट, तो आंसर आपका क्या हो गया, ब्रोंटो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अवांछित ईमेल को क्या कहा जाता है, कल ही बताया, जो भी अनवांटेड है वो क्या है, स्पैम। जो भी अनवांटेड नहीं चाहिए आपको, उसका अनवांटेड का एक और नाम है अनसॉलिसिटेड ईमेल, इज नोन एज व्हाट, स्पैम। ठीक, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। लाइनक्स, लिनक्स अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर जितने हाई लेवल लैंग्वेज हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ। एक पूरा एक चैप्टर है, 5 मिनट में उसको समराइज कर रहा हूँ।
और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी बता देता हूँ, या ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। देखो, ये कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की दुनिया में दो प्रकार का वर्गीकरण किया गया, दो प्रकार से लैंग्वेज को। एक को बोलते हैं LLL, लो लेवल लैंग्वेज, आप पूरा लिखना, और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के भी दो प्रकार हैं, एक है मशीन लैंग्वेज ML और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज AL। आप पूरा नाम लिखना, लो लेवल लैंग्वेज, वो भी दो प्रकार का बटा हुआ है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल के कोई प्रकार नहीं है, इसके एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तीसरे जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होना चालू हो गया था, तीसरे जनरेशन से यूज़ होना चालू हो गया, फिर वहाँ से अलग अलग हाई लेवल लैंग्वेज का डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, आपको मालूम रहना चाहिए कि वो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण आप लिखिएगा, जितने अभी फिलहाल याद आ रहे हैं उतना बता दे रहा हूँ। कुछ लैंग्वेज के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, थ्योरी वाले पार्ट में, ठीक। जैसे एक है पाइथन, पाइथन, जावा, पाइथन हो गया, जावा हो गया, एक जावा स्क्रिप्ट भी है, जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा हुआ लास्ट, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C#, C#, C++, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C#, C++, उसके बाद रूबी, एक और हाई लेवल लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट, PHP, PHP हो गया। उसके बाद गोलांग, गोलांग को कभी कभार खाली गो दे देता है तो गो भी लेना है ना, गोलांग, ठीक, गोलांग हो गया। स्काला, ठीक है, स्काला। दसवें नंबर का लिखना स्विफ्ट, गाड़ी आता है ना स्विफ्ट डिजायर, वैसी स्विफ्ट। और ठीक, और इसके अलावा याद रखना, जैसे खाली आर है, आर लैंग्वेज हो गया। उसके बाद मतलब, मतलब टाइप स्क्रिप्ट, जैसे जावा स्क्रिप्ट है वैसी टाइप स्क्रिप्ट आएगा। पर्ल, पर्ल, PERL है वो, पर्ल। इतने सारे आपको हाई लेवल लैंग्वेज के नाम याद रखने हैं। प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, C#, C लैंग्वेज भी है बट उसको हाई लेवल में काउंट नहीं करते, रूबी, PHP, गोलांग या खाली गो, स्काला, स्विफ्ट, खाली आर है, मतलब MATL, ये भी टाइप स्क्रिप्ट, जैसे जावा स्क्रिप्ट है वैसे टाइप स्क्रिप्ट, और ये पर्ल है। इनका भी अपना एक वर्गीकरण है, अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो हाई लेवल के इतने सारे उदाहरण देखना। अब देखो, इसमें पूछा है कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है, C++ है क्या? अरे लैंग्वेज हाई हो लो हो जैसा भी हो, लैंग्वेज तो है फिलहाल C++। जावा है क्या? वो देखो जावा है। लिनक्स कहीं पर भी लिखा है? नहीं, तो नहीं है। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स क्या है पूछे तो ये है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। अब फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी बता दे रहा हूँ, उतना याद करके चल देना, 6 टोक है, इसको लिखो पहले। हुआ, चलो ठीक। हम लोग जब सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर का 3 रूप में वर्गीकरण किया गया है,
3 रूप में वर्गीकरण किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस चार्ट को बना लेना, काम आएगा। यूटिलिटी, और एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जब पढ़ेंगे तो 3 अलग अलग प्रकार के आप सॉफ्टवेयर देखोगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार से बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या इसी कोई लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी 2 प्रकार से बांटा गया है, एक है जनरल पर्पस और एक है स्पेशल पर्पस। क्या होता है इसका मतलब, एक बार समझ लेते शॉर्ट में। सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन देखें, एकदम जो नॉन टेक डेफिनेशन है, जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर, जिसको छू सकते हार्डवेयर, ये नॉन टेक डेफिनेशन है, ठीक। बट हार्डवेयर को भी रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जिसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। नाम से क्लियर है, देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम की आवश्यकता होती है वही क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बिना भी चल सकता है कि नहीं, आप लिखोगे हाई लेवल में, उसको कंप्यूटर को समझ आता, मशीन लैंग्वेज में कैसे समझेगा, तो उसके लिए आवश्यक है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर की सुविधा के लिए, यूजर मतलब हम जैसे आप लोग, ठीक, हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों की सुविधा के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड क्या है, हम लोगों की सुविधा के लिए ये कंटेंट टाइप हो रहा है किसमें, एमएस वर्ड में। पावर पॉइंट किस में टाइप हो रहा है, ये सब कंटेंट आपको मिल रहा है। अब ये 2 प्रकार के, एक जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस। जनरल मतलब सामान्य उद्देश्य हो गया, स्पेशल विशेष। जनरल पर्पस जैसे मैं एमएस वर्ड में यूज करके ये कंटेंट बनवाया हूँ, वैसे कोई दूसरे पार्टी भी बनवा सकती है, सभी के लिए काम आएगा, हर किसी के लिए काम आएगा। स्पेशल पर्पस में स्पेसिफिक कोई एक टीम के लिए, कोई एक इंस्टीट्यूट के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। जैसे रेलवे रिजर्व सिस्टम, हम लोग थोड़ी ना उस पर काम करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन रेलवे वाला ये एमएस वर्ड भी यूज कर सकता है, एक्सेल भी यूज कर सकता है, सब यूज कर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नहीं भी रहेगा तो भी कंप्यूटर चल जाएगा, लेकिन इसका होना इसलिए आवश्यक है ताकि कंप्यूटर स्मूथ वे में चल सके। जैसे एंटीवायरस, नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ठीक, चलेगा, फिर भी रुक रुक के चलेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, वायरस इफेक्ट कर दिया तो, लेकिन स्मूथ चलाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बैकअप, फाइल मैनेजर, ठीक, ये सब होंगे तो आपका कंप्यूटर स्मूथ चलेगा। इसी में ही ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कल मैं बताया था, टीम टाइप के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, एक असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। अब इसके बारे में कल बता चुका हूं तो आज नहीं बता रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण कुछ कुछ लिख लेना। एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला विंडोज, क्या, विंडोज। सेकंड नंबर पे जो इंडिया में फेमस है, जानते होंगे, मैक ओएस, मैशिनटोस वाला, ये एप्पल वाला है, हम लोग यूज करते हैं सामान्य। बीपीएल वाले विंडोज, एपीएल वाले मैक ओएस। उसके बाद है यूनिक्स, एक है लाइनक्स या लिनक्स, क्रोम ओएस, क्रोम ओएस, क्रोम ओएस है नीचे, और एक ठोक जेनिक्स। ये 6 ठोक याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। विंडोज, मैक ओएस, यूनिक्स, लाइनक्स और क्रोम, क्रोम ओएस और जेनिक्स, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, जो लाइनक्स दिख रहा है ना, लिनक्स, ये फ्री वर्जन है, या इसी को ही ओपन सोर्स भी बोल देते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स, ओपन मतलब खुला है, फ्री है। तो इसके अलावा जितने बच जाएंगे क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड सोर्स। क्लोज्ड मतलब जो बंद है, पैसा दोगे तो आपको मिलेगा। खैर कोडिंग को लेकर भी ओपन और क्लोज नामकरण किया जाता है, बट फिलहाल ये रखना, जो फ्री है वो ओपन सोर्स, जो पेड वर्जन है वो क्लोज्ड। लिनक्स कैसा है, ओपन सोर्स है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है तो लाइन लग जाता है, ठीक, भोग भोग मिलता है, लगते नहीं लाइन में लेके, बस वैसे ही लिनक्स, लिनक्स फ्री वर्जन। उसके अलावा बाकी क्या है, क्लोज्ड है, ठीक, टिफिन विफिन लेके, बांगा लेके पहुंच जाते हैं, बस बस। लाइनक्स क्या है, फ्री है, ठीक।
इतना क्लियर। तो ये लाइनक्स के बारे में पढ़ाने के लिए उतना सारा बता दिए, हो गया, नोट डाउन किया। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से पहले निर्मित कंप्यूटर थे, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कंप्यूटर के 5 जनरेशन को याद रख लो। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आगे क्वेश्चन मिलेगा, बट यहीं पे मैं बता दे रहा हूं। 5 जनरेशन, पांच जनरेशन का पूरा ईयर आपको याद रहना चाहिए कि कौन कौन से ईयर कौन से जनरेशन के हैं। इसको याद रखने के लिए बढ़िया एक तो कोड यूज कर लिया, 15 10 10 15। एक आध 2 साल आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन सुविधा की दृष्टि से 15 10 10 15 आसानी से याद हो जाएगा ये फिगर। और आप स्टार्ट करेंगे 1940 से। अब 1940 में 15 जोड़ो, कितना आएगा? 55 आएगा। ये 15 इसमें जोड़ दिए, 1940 से 55। ये पहले जनरेशन कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसका कार्यकाल क्या है पूछा जाए तो 1940 से 55। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में अब 10 जोड़ो 55 में, भाई कितना आएगा? 65। हालांकि ये याद करने की दृष्टि से इसको 55 ना करके 56 कर लेना, 55 तक तो यहाँ कवर हो गया, बट याद करने के लिए ऐसे राउंड फिगर लेके चल रहा हूँ। फिर 10 जोड़ोगे 1965 में तो कितना आएगा? 75 आएगा। फिर लास्ट में 15 जोड़ो, 1975 में 15 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1990 आ जाएगा। फिर 1990 से लेके अब तक ये कौन सा जनरेशन है? 5th जनरेशन है। कौन सा जनरेशन? 5th जनरेशन। ठीक है, 1940 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 90, 90 से 100 अभी तक। ये सारे लाइन से 5 जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर की पीढ़ी को। इसको आपको याद रखना है, ठीक। अब इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसको आप याद रखना। सबसे पहले में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम डबल सी है शायद, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। जैसे बोलते ना जब कुछ नहीं था तो वैक्यूम है, जैसे कुछ नहीं था, हाँ खाली है, ठीक है। तो पहले वाले में क्या? वैक्यूम ट्यूब। फिर सेकंड में यूज हुआ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज हुई। थर्ड वाले में हुआ आईसी, कई बार पूछा जा चुकने वाला है आईसी। तो आईसी में सी आ रहा है ना, सी रिप्रेजेंट करता है 3 को, तो ये 3rd जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। C3, A1 B2 C3 ऐसी। तो आईसी कई बार पूछा गया है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी यूज हुआ किसमें? 3rd जनरेशन में। आईसी के साथ याद रखना 3rd जनरेशन में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का भी यूज हुआ। 4th जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, 4th में वेरी लार्ज, ठीक है। आईसी और स्मॉल वाला, मीडियम वाला 3rd में, और उसके बाद वेरी लार्ज वाला 4 में, ठीक। वेरी लार्ज वाला याद रखना 4th। 5वां जनरेशन में फिर अल्ट्रा लार्ज हो गया, अल्ट्रा लार्ज सुपर स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर स्केल इंटीग्रेशन। वो स्मॉल है 3rd वाला, ये सुपर है। इतना याद रहेगा, ठीक। आईसी चिप कई बार पूछा गया है, कब स्टार्ट हुआ पूछा जाए तो 3rd वाले में, ठीक। जनरेशन पूछा जाए तो 3rd वाले में, ठीक। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पूछा जाए 4th वाले में, ठीक। जैसे बोलते हैं ना 2 पैक बनाए स्मॉल, 2 का डबल हो गया 4, लार्ज हो गया वेरी लार्ज, ठीक। वेरी, फिर 5 सुपर अल्ट्रा, ठीक है। इतना क्लियर। इसमें मेमोरी के रूप में पंच कार्ड यूज किया जाता, क्या? पंच कार्ड। सेकंड वाले में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। उसके बाद जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो 3rd से चालू हो गया, 3rd से अभी तक चली जा रहा है। पहले और दूसरे का याद रखना, पंच कार्ड जो है पहले जनरेशन में यूज हुआ, हरमन होल्डिथ उसके आविष्कारक थे। मैग्नेटिक टेप 2nd जनरेशन में यूज हुआ, ठीक है।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो है ना वो फोर्थ वाले में आया, माइक्रो प्रोसेसर। लैंग्वेज की बात की जाए, जो अभी हम लोग हाई लो मीडियम ये सब पढ़ रहे हैं, तो पहले जनरेशन में यूज होने वाला लैंग्वेज कौन सा था? मशीन लैंग्वेज। सेकंड में यूज होने वाला लैंग्वेज था असेंबली लैंग्वेज, मतलब दोनों कुल मिला के लो लेवल लैंग्वेज थे। उसके बाद थर्ड में लो लेवल लैंग्वेज भी यूज़ करने लगा और हाई लेवल का भी यूज़ होना चालू हो गया। फिर हाई लेवल के बहुत सारे लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगे, जो तीनों चारों और पांचों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए एआई लैंग्वेज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किस में हुआ, तो याद रखना एआई का यूज़ फिफ्थ जनरेशन में यूज़ होना चालू हुआ, एआई लैंग्वेज का। क्लियर? क्या होता है कृत्रिम बुद्धि? अभी तक देखो कई बार पुराने सवाल पूछे गए, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर कैलकुलेट कर सकता है, स्टोर कर सकता है, सब चीज़ कर सकता है, विश्लेषण का कार्य नहीं कर सकता, ऐसे आंसर लिया गया। ठीक है, विश्लेषण का कार्य नहीं कर सकता, आंसर लिया गया। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, मतलब जो खुद से सोच सके, जैसे इंसान सोच सकता है वैसे कंप्यूटर भी खुद से सोच सके, वो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी डेवलप की जाने लगी है। ठीक है, तो उसका यूज कौन से जनरेशन में वो पूछा है? तो फिफ्थ जनरेशन में। फिलहाल पहले जनरेशन से पहले यूज होने वाले कंप्यूटर क्या? इलेक्ट्रोमैग्निकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज? अच्छा, ये जो अभी जनरेशन वाला बताया ना, उसके आधार पे एक क्वेश्चन है, उसको देख लो, बताओ क्या आंसर है उसका, कहाँ है? विथ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वुड यू एसोसिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू? किसके साथ जोड़ोगे? पांचवा जनरेशन। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का आंसर पांचवा जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम? अब ये क्या होता है, इसको एक बार, थोड़ा लंबा जाएगा बट ठीक है पढ़ लेते हैं। मेमोरी, पूरा चार्ट बनाना और इस चार्ट को क्या करना है? मेमोरी, दो प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी, इसको हिंदी में प्राथमिक भी बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीयक। सेकेंडरी, प्राइमरी के और अन्य नाम है, इसको बोलते हैं मेन मेमोरी, हिंदी में इसका नाम है मुख्य मेमोरी, और सेकेंडरी को बोला जाता है ऑक्सिलरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी, द्वितीयक, ऑक्सिलरी, सहायक। मेन मेमोरी को मेन या प्राइमरी मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रोसेसिंग का काम इधर ही होता है। कल एक उदाहरण दिया था, जैसे आपका दिमाग समझ लो, आप एक शरीर, आपके अंदर एक दिमाग है और आप एक मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो। किसी का मोबाइल नंबर याद करना, एक दो को याद किया आप अपने मोबाइल में, दिमाग में प्रोसेस कर लोगे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का काम कहाँ हो रहा है? सोचने समझने का काम कहाँ हो रहा है? दिमाग में हो रहा है। तो प्रोसेसिंग का काम हुआ, मतलब उसको क्या बोलोगे? आपकी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। उसके अलावा दूसरा जो भी चीज़ यूज़ की है सब सेकेंडरी है, सब ऑक्सिलरी है, सहायक है। तो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी को इसलिए बोला जाता है, इसका नाम इस कारण पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है। इसको एक और नाम दिया गया है टेम्पररी। क्यों बोलते अभी बताऊंगा टेम्पररी। और इसका नाम है वोलाटाइल। वोलाटाइल, ये दोनों को हिंदी में बोलेंगे अस्थाई। अस्थाई। सेकेंडरी मेमोरी का और नाम है वोलाटाइल, या इसी को ही परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। क्या? परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी, द्वितीय, ऑक्सिलरी, सहायक। वोलाटाइल मतलब हो गया स्थाई, नहीं सॉरी यार, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल स्थाई, और परमानेंट का मतलब भी स्थाई होता है। ठीक है, सबका नाम क्यों बोला जाता है बताया। प्राइमरी मेन क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा हेल्प के लिए है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। वोलाटाइल और टेम्पररी और नॉन वोलाटाइल और परमानेंट ये इसलिए बोला जाता है, जब तक इस मेमोरी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते रहेगा, बिजली का पहुंच मिलते रहेगा, तब तक वो डेटा रिटेन करके रखेगा, नहीं तो डेटा उड़ जाएगा, जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है वो सब के सब उड़ जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में आप डेटा स्टोर किए हो, इलेक्ट्रिसिटी जाए नहीं जाए उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं, उसमें डेटा रिटेन रहता है। लेकिन जो भी प्रोसेसिंग का काम चलते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हुआ तुरंत उड़ जाएगा। इसलिए इस मेमोरी का नाम है टेम्पररी, क्योंकि ये अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता।
लेकिन ध्यान रखना, वोलाटाइल, वोलाटाइल शब्द का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, जो मतलब स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है मतलब अस्थिर है, अस्थाई है, इसलिए उसका नाम वोलाटाइल। वोलाटाइल अंग्रेजी से हिंदी वर्ड जाओगे तो जो चेंज हो जाए, जो चेंजेबल है, उसका मतलब होता है वोलाटाइल। और जो चेंज नहीं होता कभी, मतलब नहीं उड़ता, स्थिर रहता है, वो नॉन वोलाटाइल। ठीक है। टेम्पररी के कुछ अपवाद भी हैं। अगर पूछा जाए प्राइमरी मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो हमेशा याद रखना टेम्पररी। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं, उस अपवाद को मैं लिखाऊंगा। और सेकेंडरी का कोई अपवाद नहीं है, सब के सब कैसा है, परमानेंट मेमोरी है। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार है, कल भी बताया था। प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार है। आर वाला मूवी देखे हो नहीं, वैसी रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। कैश के बारे में कल डिस्कस किए थे। रैम भी 2 प्रकार के, एस रैम स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम। और इसके भी 3 3 4 4 प्रकार हैं, बट अभी फिलहाल एस रैम और डी रैम याद रखना। रोम के तो बहुत सारे प्रकार हैं। रोम प्रोम जो क्वेश्चन में आया था, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यूवी ई प्रोम अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रजिस्टर जो है फास्टेस्ट मेमोरी में काउंट करते हैं, फास्टेस्ट। रैम रोम ये पढ़ा दिया। रीड ओनली मेमोरी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी है, तो क्लास 5वीं से पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर में। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल मतलब जो मिटाया जा सकता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल यूवी ई प्रोम। ठीक। अब ध्यान रखना, हर प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी है, सिवाय सिवाय स्टैटिक रैम के और पूरा का पूरा रोम। रैम नहीं बोला, रैम के अंदर भी 2 पार्ट है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो जो स्टैटिक रैम है ये परमानेंट मेमोरी है, नाम में क्लियर है, स्टैटिक जी के। स्टैटिक जी के पढ़ते हो नहीं, जो कभी चेंज नहीं होना है। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, अब चेंज तो नहीं हो जाएगा, इतिहास में जा। ठीक। तो स्टैटिक रैम क्या है, परमानेंट मेमोरी है, मतलब इसका अपवाद हो गया। और पूरा का पूरा रोम परमानेंट है, चेंज नहीं होता। तो ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है एक्सेस के हिसाब से। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा है डायरेक्ट एक्सेस। इसका एकदम आसान भाषा में मतलब समझाता हूं। कोई चीज आपको चाहिए, मान के चलो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, हमेशा ऐसी उदाहरण देता हूँ, लाइब्रेरी है। अब ये लाइब्रेरी तक आपको एक्सेस पहुंचना है, तो नीचे से गेट खोलोगे, आओगे, एक सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरा चढ़ोगे, तीसरा चढ़ोगे, फिर एंट्री मारोगे, दरवाजा खोलोगे, तब जाके आपको उस किताब का एक्सेस मिला, उस लाइब्रेरी का एक्सेस मिला। दूसरा, इधर से बैक डोर से एक सीढ़ी लगा दूं, डायरेक्ट चढ़े लिए और भाग गए चोरी करके, ये क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सेस। कंप्यूटर की दुनिया में भी ऐसी सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का एक ही उदाहरण है, कई बार पूछा गया है, नाम याद रखना, मैग्नेटिक टेप। यहां बता रहा हूं, कंप्यूटर समझना जरूरी नहीं है, याद रखना जरूरी है। समझ तो अपने को भी नहीं आता, पढ़ा बोलने दे रहे। ठीक है, सही बता, यूज नहीं करता। कुछ छोटा मोटा काम है, कुछ भी कंप्यूटर का वो विकास हैंडल करता है, लेकिन थ्योरी में मास्टर है, तो आपको भी थ्योरी में मास्टर होना है, भले आप डिग्री बना ली हो सीवी रमन से, कोई दिक्कत। मैग्नेटिक टेप, तो टेप को कैसे याद रख लिया, सीक्वेंशियल वाइज। मान के चलो टेप सब देखे होगे, उसके अंतिम छोर तक पहुंचना है, तो ऐसे नहीं बीच से हाथ डाल के निकाल लिया उसको, पूरा बेटा टेप को खोलोगे ऐसा। तो टेप से मैग्नेटिक टेप याद रखना, वो सीक्वेंशियल एक्सेस है। उसके बाद जो भी बचा डायरेक्ट एक्सेस, उसके बाद जो भी बचा डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण है। अब डायरेक्ट एक्सेस को भी 3 भागों में बांटा गया है। मैग्नेटिक डिस्क, टेप नहीं, मैग्नेटिक डिस्क, फिर है ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। ये 3 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर में ज़्यादातर हिंदी टर्मिनोलॉजीज का यूज़ नहीं होता, अंग्रेजी होता है। ठीक है, तो हिंदी वाले को भी इसमें कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैग्नेटिक डिस्क के 2 3 उदाहरण है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी हो गया, हार्ड ड्राइव, एसएसडी। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का नाम ऑप्टिकल 2 वजह से पड़ता है, कोई चीज़ गोला है तो ऑप्टिकल, और दूसरा
लेज़र बीम का यूज़ होने लगे ना जिसमें, तो वो ऑप्टिकल बन जाता है। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। ठीक है, ये सारे ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज का दो टॉक याद रखना, एक पेन ड्राइव और दूसरा मेमोरी कार्ड, जो आपके मोबाइल में लगता है वैसे ही मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव भी बोला जाता है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बीआरडी का ब्लू रे डिस्क। कुछ नहीं, जैसे सीडी डीवीडी देखे हो नहीं, वैसे ब्लू रे डिस्क में थोड़ा ब्लूइश दिखता है वैसे ही। एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, थोड़ा ग्रीन लाइट ऐसा कलर मिलता है। ठीक है, इतने में याद रखिएगा फ्लॉपी डिस्क, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी बार बार पूछा जाता है। फ्लॉपी डिस्क का कैपेसिटी है 1.44 MB। आमतौर पे इसके भी प्रकार है फ्लॉपी डिस्क के, बट फिलहाल एक ठो क्या ना 1.44 MB, कितना कम डेटा था। एक ठो का आप मोबाइल से फोटो खींचोगे उसका कैपेसिटी 2 MB से ज़्यादा हो जाता है, 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क का। सीडी का याद रखना, इसकी कैपेसिटी है 700 MB। डीवीडी की याद रखना 4.7 GB में, और एक और डबल लेयर वाला याद रखना 8.5 GB। ब्लू रे डिस्क का 1 GB 25, एक ठो का सिंगल लेयर 25 से 30 GB, और डबल लेयर वाला मिलता है 50 GB। एचवीडी का 6 TB तक हो सकता है, 6 TB तक कैपेसिटी। बोले सर ये हार्ड डिस्क, एसएसडी और ये पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड का क्यों नहीं बता रहे हो? अरे पेन ड्राइव 1 GB का भी हो सकता है, 2 GB का, 500 का भी, जितने क्लास हो तो उसका कोई फिक्स स्टोरेज नहीं है, इसके इतने हैं। ठीक है, अब ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी में काउंट करोगे सेकेंडरी में? सेकेंडरी में, प्राइमरी में नहीं। खाली रोम बोलता तो प्राइमरी काउंट करते, सीडी रोम बोल रहा हूं तो इतना क्लियर। अब अभी तक आप ये प्राइमरी और सेकेंडरी ही पढ़ते आ रहे थे, कभी टर्शरी मेमोरी के बारे में सुना? टर्शरी मेमोरी, हिंदी में भी टर्शरी मेमोरी का टर्शरी, जैसे सेवा क्षेत्र होता है नहीं, सेवा टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी, वैसे टर्शरी मेमोरी। तो टर्शरी मेमोरी के उदाहरण अगर कभी भूले भटके पूछ दे तो आप यही सब लोगे, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी डीवीडी, ये सब आते हैं इसमें टर्शरी मेमोरी में। लेकिन इसके अलावा जो पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, जैसे आप गूगल ड्राइव में कोई चीज़ डेटा सेव कर रहे हो, इसमें किसी भी कैटेगरी में दिखा क्या? नहीं। क्लाउड स्टोरेज, बादल में सेव कर दिए, बादल में सेव हो जाता है मालूम। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज, गूगल ड्राइव, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? टर्शरी मेमोरी के। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज मिलता है, पैसे देके आप ले सकते हो, कोई चीज़ आपको सेव करना है, पुराने फोटोज़ वीडियोस बचपन से लेके बुढ़ापे तक का, तो डालते जाओ इसमें। ठीक, हुआ इतना क्लियर? ये पूरा एक मेमोरी चैप्टर बता दिया आपको। किसके लिए? इस क्वेश्चन के लिए। कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का हिस्सा नहीं है बताओ? सीडी रोम। फिर सीडी रोम बोलते हो जी, सीडी रोम तो हो ना, सीडी खाली रोम रहता तो प्राइमरी मेमोरी रहता, सीडी रोम है तो सेकेंडरी। फ्लॉपी पढ़े? अरे देखो, सीडी रोम मैग्नेटिक टेप, ये देखो फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी का उदाहरण है, फ्लॉपी। और क्या सीडी के अंदर सीडी रोम, ये भी सेकेंडरी हो गया। और क्या दिया था एक तो मैग्नेटिक डिस्क, ये सब मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सेकेंडरी में ही तो है। प्राइमरी में क्या था? ये रोम के अंदर प्रोम, ई प्रोम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर। नेटवर्क में एक कंप्यूटर जिसे स्थानीय नेटवर्क के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक की अनुमति नहीं दी जाती, क्या कहलाया जाता है? इंटरनेट। इंटरनेट नहीं, इंटरनेट में तो फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी भी दो टर्म्स देखने को मिलेंगे, इंटर और इंट्रा। इंट्रा मतलब खुद में, आपस में, जैसे वही बोला स्थानीय, स्थानीय बाहर फिर नहीं जाएगा। इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सामान बिक रहा है उसको इंटर स्टेट सेल बोलते हैं। इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल फ्लाइट मतलब एक देश से दूसरे देश जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल इंटरनेट है, क्योंकि स्थानीय नेटवर्क बोल रहा है। लैन इसका उदाहरण हो गया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर में इंटरप्रेटर का उपयोग ट्रांसलेटर के रूप में किसके लिए किया था बताओ? हाई लेवल को
लो लेवल में बदलने के लिए। तो किसके लिए किया था? हाई लेवल के लिए। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या कंप्यूटर मेमोरी की एक मान्य श्रेणी नहीं है? बतावा। कौन कौन सा पढ़ाया आपको? प्राइमरी पढ़ाया, अभी तो पढ़ाया, सेकेंडरी पढ़ाया, टर्सरी पढ़ाया ना। क्लाउड स्टोरेज टर्सरी का उदाहरण है। क्या नहीं है पूछा? पब्लिक मेमोरी पूछ पड़े। ठीक। एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको इथरनेट कार्ड भी बुलाता है, इथरनेट कार्ड। ठीक। और एक लिखना नेटवर्क एडेप्टर। क्या? नेटवर्क एडेप्टर। नेटवर्क एडेप्टर। ईमेल के संबंध में पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। एक पीपीपी होता है, पीपीपी, उसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अभी देखेंगे, समझेंगे ईमेल वाला टॉपिक जब डिटेल में पढ़ेंगे। और इंटरनेट, ईमेल और इंटरनेट, ये दो पार्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारे प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल में देखेंगे। भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, रिसीव करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। ईमेल के संबंध में पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक। अब ये सब में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। अच्छा, किसी को मालूम विंडोज प्लस ई दबाने से क्या होता है? कोई दबाया कभी? माई कंप्यूटर खुलता है। माई कंप्यूटर का फॉर्मेट रहता है ना, जिसमें ई ड्राइव, डी ड्राइव, सी ड्राइव ऐसे खोलने से मिलेगा। इसके तहत बहुत सारे शॉर्टकट कीज बताने हैं। आज भी 10 ही क्वेश्चन हो पाया, कोई बात नहीं, बाकी कल कर लेंगे। ये सब में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि एक चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो कल ही देखेंगे इसको। आज के लिए फिलहाल इतना ही।